आइए आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी में शियर इन स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी सेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं कर्तन सामर्थ्य या पुलपड़ सामर्थ्य आरसीसी सेक्शन में कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि जब आपके आरसीसी में एलएसएम मेथड से आपके कोई भी डिज़ाइन की स्टेप पूछे जाते हैं तो उस डिज़ाइन की स्टेप में हमारे शियर के लिए भी गणना की जाती है और अभिलाख के लिए भी। तो पहला टॉपिक है हमारा शियर स्ट्रेंथ के लिए, इसके बाद हमारा रहेगा अभिलाख के लिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि शियर स्ट्रेंथ होता क्या है, कर्तन बल जिसे कहा जाता है। कर्तन बल होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई बीम है हमारे पास, जैसे मान लें ये कोई बीम है, इस पर कोई लोड लगा हुआ है, यह आपका टेक है। तो आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे कि हम निकालते हैं शियर डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। तो उस शियर फोर्स डायग्राम में टेकों पर शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होता है और बीच में शियर फोर्स का मान क्या रहता था, कम रहता था। ठीक, तो जब यहाँ मैक्सिमम रहता है तो इसी शियर फोर्स के कारण हमारे इस पूरे बीम में शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है और इस शियर स्ट्रेस के कारण हमारे बीम में एक दरार आती है जिसे हम बोलते हैं तनन दरारें, या तनन दरारें जो होती हैं वह इस टाइप की कुछ होती हैं, ऐसे ही। इनको हम कहते हैं तनन दरारें या टेंसाइल डायगोनल। ठीक, इसी टाइप की दरारें आती हैं, किसके कारण आती है, शियर के कारण आती हैं। तो हम इन दरारों को रोकने के लिए हम स्ट्रप्स लगाते हैं। जब हम बीम में सरिया डालते हैं, नीचे सरिया और ऊपर एंकर बार और मेन बार जब डाला जाता है तो उन दोनों बारों को बांधा जाता है। किससे बांधते हैं, स्ट्रप से। स्ट्रप जिसे बोलते हैं छल्ला, छल्ले के द्वारा बांधा जाता है। तो छल्ले के द्वारा बांधने के लिए हमारे ऐसे मान लेते हैं कोई यह बीम है, यह एंकर बार है, यह आपका मेन बार है। अब इनको लेकर के छल्ले के द्वारा क्या करेंगे, हम बांध देंगे, स्ट्रप्स के द्वारा बांध देंगे। तो यह जो छल्ला प्रयोग किया जाता है यह कई टाइप के प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 टांग वाले, 4 टांग वाले, 6 टांग वाले, ठीक, 8 टांग वाले, ऐसे ऐसे इन छल्लों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टांग कितना टांग हुआ, 2 टांग। लेकिन यही अगर मान लेते हैं 4 टांग वाला छल्ला चाहिए तो वह कैसा होगा हमारा, ऐसे होगा। ऐसे कितना टांग हुआ, 1 2 3 4, ऐसे 6 वाला चाहिए तो इसमें कितने टांग होंगे, 6 टांग होंगे। तो इन्हीं स्ट्रप्स के द्वारा हम शियर को ख़त्म करते हैं, इन्हीं छल्ले को बांध करके हम बीम में शियर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अब देखिए जो हमारा शियर स्ट्रेस किसी भी बीम में लोड लगने के बाद जो शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नामन कर्तन प्रतिबल। और इसी को आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में औसत कर्तन प्रतिबल, जिसे हम कहते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस। ठीक, आईएस कोड के अनुसार नॉमिनल शियर स्ट्रेस या एवरेज शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला टॉवी होता है, इसे हम टॉवी से डिनोट करते हैं। तो आईएस कोड 456/2000 के अनुसार टॉवी बराबर होता है VU/B/D। VU क्या है, अभिकल्पित कर्तन बल है, यानी कि जितना बल आपके बीम पर आ रहा है। तो बीम पे अगर बल आ रहा है तो शियर क्या करता है कि बीम को ऐसे शियर करने का प्रयास करता है, ऐसे शियर कर्तन करेगा। और जब ऐसे कर्तन करेगा तो यह जो बल उत्पन्न होता है इसे हम बोलते हैं शियर फोर्स। ऐसे जो स्ट्रेस यहाँ डेवलप होता है तो बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोला जाता है। यह जो शियर फोर्स उत्पन्न होता है यह हमेशा शियर स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है हमेशा विकर्ण होता है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन फोर्स होता है, यानी कि प्रतिक्रिया, एक बल मान लेते हैं किसी बीम पे ऊपर से W लग रहा है, ठीक, और हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन कैसा होगा, विकर्ण होगा। यही आपका शियर स्ट्रेस के कारण दरारें आपकी उत्पन्न होती हैं। अब निकालेंगे सेकेंड स्टेप में इस्पात का प्रतिशत P बराबर 100 × AST/B/D। B क्या है, धरन की चौड़ाई है, D क्या है, गहराई है। आपको जब डिजाइन करने के लिए कहेगा तो यह स्टेप जरूर करेंगे, यहाँ तक हम लेकर आएंगे स्टेप को। अब देखिए P की वैल्यू ज्ञात होने के बाद
कंक्रीट के ग्रेड तथा इस्पात के प्रतिशत, कंक्रीट के ग्रेड तथा इस्पात के प्रतिशत के आधार पर टेबल से क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसे कहते हैं अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल, अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल टाउसी का मान ज्ञात करें। यानी कि टाउसी का मान कहाँ से निकालेंगे, हम अपने टेबल से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो देखिए, अगर टाउ भी का मान टाउसी से ज़्यादा हो तो हमें कर्तन प्रबलन देना आवश्यक है, लेकिन अगर टाउ भी का मान टाउसी मैक्स से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम कर्तन प्रबलन नहीं देंगे, हम पुनः उस बीम की क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक, अब टाउ भी का मान टाउसी से क्या हो, कम हो, तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना हमारे लिए आवश्यक है, यानी कि कम प्रबलन देंगे। अब हम यहाँ यह समझ लेते हैं टाउ भी क्या है और टाउसी क्या है, टाउसी मैक्स क्या है। आइए इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, टाउ भी, टाउसी और टाउसी मैक्स। देखिए, सपोज करिए कोई बीम है आपकी, इस पर कोई यूडीएल लगा है, इसका शियर फोर्स का डायग्राम आप बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, ऐसे डायग्राम बनता है शियर फोर्स का डायग्राम। तो देखिए, शियर फोर्स का मान बीच में 0 है, लेकिन यहाँ शियर फोर्स का मान क्या, मैक्सिमम है। यहाँ भी शियर फोर्स का मान क्या है, मैक्सिमम है। तो हम क्या करते हैं, इसी बीम को हम बना रहे हैं, हम इस बीम में क्या करते हैं, स्टील डालते हैं। आप स्टील डालते हैं, दो छड़, 4 छड़, ऐसे स्टील डाले जाते हैं। और स्टील को डालने के बाद हम क्या करते हैं, छल्ले के द्वारा क्या करते हैं, इनको बांध देते हैं, ऐसे छल्ला लगा देते हैं। ठीक, तो जब हम स्टील डालते हैं, मेन बार या एंकर बार डाला जाता है, तो यह स्टील क्या होता है, मेन बार या एंकर बार, यह स्टील अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है, कर्तन बल भी के कारण, यानी कि VU के कारण जो शियर स्ट्रेस टाउ भी उत्पन्न हो रहा है, उसके वैल्यू को टाउसी, यानी कि यह स्टील कंक्रीट के साथ जब जुड़ता है तो इससे जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, स्टील जो कंक्रीट के शियर को जो काट रहा है उसे बोलते हैं टाउसी। क्या कहा जाता है, टाउसी। यह टाउसी टाउ भी के वैल्यू को क्या करता है, कम करता है, टाउ भी के मान को कम करता है। जैसे मान लें यहाँ 110 किलो न्यूटन का कर्तन बल लग रहा है, और जो कर्तन प्रतिबल लग रहा है वह 1 न्यूटन प्रति mm² का लग रहा है। अब मान लें आपने स्टील इतना डाला है और स्टील के कारण जो शियर स्ट्रेस जो आपका उत्पन्न हो रहा है काटने के लिए, वह मान लेते हैं 0.5। तो 0.5 जो डाला गया है शियर स्ट्रेस के लिए, तो यह क्या करेगा, 1 में से क्या करेगा, माइनस करेगा। तो 1 में से माइनस करेगा तभी आपका टाउ भी आपका शेष बचेगा। तो हमें शियर के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टील जब डालते हैं तो यह स्टील क्या करता है कि शियर स्ट्रेस को कम करता है, काट करके कम करता है। जो बचता है उसके लिए हम क्या करते हैं, शियर के लिए हम डिजाइन करते हैं। अगर नहीं बचता है तब हम शियर के लिए डिजाइन हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए आवश्यक होता है छल्ला लगाना। छल्ले लगाने के लिए हम 300 mm की दूरी लेकर के क्या करते हैं, छल्ला लगा देते हैं। छल्ला 2 रीजन से लगाया जाता है। फर्स्ट रीजन यह होता है कि आपके सेक्शन में कंक्रीट डालते समय स्टील आपका इधर उधर ना हो, और सेकेंड रीजन होता है शियर स्ट्रेस को कंप्लीट करना, यानी कि शियर स्ट्रेस को काटना। नहीं तो बीम आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्रैक हो जाएगी। शियर के कारण आपकी बीम क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो क्रैकिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, छल्ला लगाते हैं। तो जब शियर के लिए डिजाइन करना पड़ता है तो हमें छल्ला में कम दूरी पर लगाना पड़ता है। आई बस में। अब देखिए, शियर जो के लिए जो छल्ला लगाते हैं, छल्ला हम 2 टाइप का लगाते हैं। पहला होता है वर्टिकल और सेकेंड होता है बेंटअप। वर्टिकल कब लगाया जाता है, तो वर्टिकल जब VU/B/D का फार्मूला यूज करते हैं तो वर्टिकल के लिए, यानी कि यह टाउ भी के लिए होता है। अब बेंटअप के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं, बेंटअप का मान आपका, जो बेंटअप के लिए जो आपका टाउ भी होता है, टाउ भी का मान वह M/tan β/B/D। बेंटअप कैसे बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं आपकी जो बीम है वो क्या है, आपका साइज आपका आयताकार है, लेकिन मान लेते हैं बीम कोई ऐसे हो, ऐसे बीम हो, तो यहाँ की डेप्थ अलग है, यहाँ की डेप्थ क्या अलग है, यहाँ की डेप्थ अलग है, यहाँ की डेप्थ अलग है। तो इनसे जो एंगल जो बनता है या बीटा कोण कहलाता है। तो इनके लिए जब हम टाउ भी का मान ज्ञात करते हैं तो इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। जब भी हमारा कैसा हो, टेपर हो, हमारा बीम आयताकार ना हो,
यानी कि बीम की गहराई हर बिंदु पे क्या अलग अलग हो, तब हम टाउ भी का मान हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। लेकिन बीम अगर मान लेते हैं आयताकार है तो टाउ भी का मान भी अपन किससे निकालेंगे, बी इंटू डी से निकालेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टाउ सी मैक्स क्या होता है। मान लेते हैं कोई बीम आप लिए हैं, इस बीम में शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। अब शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है तो कितना मैक्सिमम इसमें स्टील लगा दिया जाए, कितना छड़ लगा दिया जाए कि यह शियर स्ट्रेस के पूरे वैल्यू को क्या करे, काट दे, जो टाउ भी का मान है पूरे को क्या करे, समाप्त कर दे। ठीक, तो उसे बोलते हैं टाउ सी मैक्स बोला जाता है। तो ये आपको टेबल से मिलता है टाउ सी मैक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है। टाउ भी का मान टाउ सी से ज़्यादा हो तो कर्तन प्रबलन देना आवश्यक है। टाउ भी का मान टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो तो पुनः विकल्पन करें, डिजाइन पुनः करना पड़ेगा आपको। अगर टाउ भी का मान टाउ सी से कम है तो न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना पड़ेगा आपको। अब पहले स्टेप में आते हैं केस फर्स्ट में, इसके लिए कि जब टाउ भी का मान टाउ सी से ज़्यादा हो तो कर्तन प्रबलन का विकल्पन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको भी हमने बताया है कि जो आपका टाउ भी या टाउ सी जो उत्पन्न हो रहा है, जो आपका टाउ भी या टाउ सी उत्पन्न हो रहा है, अगर मान लें यह बीम है, इसमें टाउ भी आपका आ रहा है 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और जो कर्तन बल आ रहा है वह 110 न्यूटन का आ रहा है, चाहे किलो न्यूटन का आ रहा है। यह वैल्यू कैसे निकला, इसमें बी गुणे डी से जब भाग देंगे तो यह वैल्यू आपका आ जाएगा। आपने इस बीम में स्टील लगाया तो स्टील क्या करता है, शियर को ख़त्म करता है, समाप्त करता है। आपने मान लेते हैं स्टील इतना लगाया है कि टाउ भी के वैल्यू को यह धीरे धीरे ख़त्म करके कहाँ तक लेगा, 0.5 तक ले गया। यानी कि हमें छल्ला कितने के लिए लगाना पड़ेगा, 0.5, क्योंकि टाउ सी क्या किया, यह वैल्यू को कम करके कहाँ तक ले आया, 0.5 तक लेकर आया। अब इसके लिए हमें छल्ला देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसके लिए हमें कर्तन प्रबलन देना क्या रहेगा, आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो हम जब 0.5 टाउ सी काट रहा है तो शेष कर्तन बल बचा होगा ना, तो मान लें 110 है तो आधा कितने बचेगा, 55, यानी कि 55 किलो न्यूटन के लिए हमें कर्तन प्रबलन देना आवश्यक पड़ेगा, छल्ला लगाना पड़ेगा। तो यह कहलाता है शेष कर्तन बल, यानी कि स्टील जो मेन बार लगाते हैं तो यह मेन बार जितना शियर स्ट्रेस ख़त्म करता है उसके बाद बचा हुआ शियर स्ट्रेस के लिए हम छल्ला लगाते हैं, तो वही कहलाता है शेष कर्तन बल। यहाँ से हम निकालते हैं शेष कर्तन बल VSU बराबर टोटल कर्तन बल में से आप जितना टाउ सी जितना काट रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो VC बराबर होता है, VC बराबर टाउ सी बटे बी गुणे डी। तो VC टाउ सी बराबर क्या होगा, VC गुणे VC बराबर होता है टाउ सी गुणे, यहाँ देखिए टाउ सी बराबर होता है VC बटे बी गुणे डी। तो VC बराबर कितना हो जाएगा, टाउ सी गुणे बी गुणे डी हो जाएगा इतना आपका। अब यहाँ से VSU शेष कर्तन बल के निकालेंगे तो VU टोटल कर्तन बल जितना के बीम पर आ रहा है माइनस टाउ सी गुणे बी गुणे डी। तो इतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्तन प्रबलन हमें देना पड़ेगा। अब देखिए अंतराल निकालेंगे, जब हम अंतराल निकालेंगे यस, तो शेष कर्तन बल VSU के लिए छल्लों का अंतराल, यानी कि जो छल्ला लगा रहे हैं आप, चौकोर जो छल्ला लगाया जा रहा है उसका अंतराल कितने कितने दूरी पर आप छल्ला लगाएंगे। तो S बराबर स्पेसिंग के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 0.87 FI गुणे ASB गुणे डी बटे VSU। IS कोड 456 के अनुसार ये एक S का मान यह लेंगे, एक S का मान यह लेंगे और एक S का मान यह लेंगे। इसमें इन तीनों में तो एक S का मान यह फार्मूले से आप निकालेंगे, एक S का मान आप निकालेंगे 0.75 इंटू स्मॉल डी, और एक S होता है 300 mm, यानी कि 300 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं दी जाती है, ठीक है ना, किसी भी बीम में। तीनों में जो कम हो वही अंतराल आप प्रयोग करेंगे। तीनों की वैल्यू निकालिए, जो कम रहेगा वही अंतराल हम लेके चलेंगे। ASB क्या है, उस जो आप छल्ला जो लगा रहे हैं, चौकोर जो छल्ला लगाए जा रहे हैं, इसका एरिया है। तो 2 टांग वाला है तो 2 टांग के लिए एरिया निकालेंगे। जो हम छल्ले के लिए जो स्टील यूज करते हैं उसका ग्रेड FY 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 415 से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। आई बात समझ, 250 हो 415 हो, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो जो हम छल्ला प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में, तो हम डिजाइन उसमें पुनः अभिकल्पन करेंगे। जो सेकंड कंडीशन है, अगर यह ऐसा आ जाता है तो हम पुनः हमें अभिकल्पन करना पड़ेगा पूरे बीम का। अब आते हैं थर्ड केस के लिए। थर्ड केस में हम आएंगे
यदि टाउ भी का मान टाउ सी से क्या हो, कम हो, तो न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना है। अब देखिए, मान लें किसी बीम पे आपका कर्तन बल कुछ आ रहा था, अब स्टील उसमें लगाएं तो वह स्टील क्या क्या है, पूरे शियर को क्या किया, समाप्त कर दिया और बढ़ गया, आगे उसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई। तो जब शियर ख़त्म हो गया तो हमें स्पेसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम डालना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए हम फार्मूला यह यूज करेंगे, IS कोड के अनुसार जब आपका टाउ सी अधिकतम हो तो न्यूनतम कर्तन प्रबलन देना आवश्यक होगा, तब अंतराल S बराबर फार्मूला लगाएंगे या 0.87 FY गुणे ASB बटे 0.4 इंटू बी। आई बस समझ में, या S बराबर 0.75D या S बराबर 300 में, इन तीनों में जो कम हो वही हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यह हो गया आपका शियर के लिए आपका, इसी तरीके से हम इसका डिजाइन करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम लिखा है आपके पास, जैसे एक प्रॉब्लम है आपका, ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है आपका कि एक RCC धरन जिसकी माप 250 गुणे 500 mm है और क्या प्रभावी है। आई बात समझ में, यदि इस धरन के तनन क्षेत्र में 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं तथा इस धरन पर 50 kN/m का कुल भार आ रहा है, टोटल भार 50 kN/m का स्वयं का भार लेकर के, तो कर्तन प्रबलन का विकल्पन करें। जहां लंबाई दिया, वास्तविक लंबाई 5 मीटर, मान लेते हैं बीम की लंबाई कितना दिया आपका, 5 मीटर दिया है, तो आप एक वो लिख लीजिए जो वैल्यू दिया हो। तो B 250 दिया है, D कितना दिया आपका 500 mm दिया है, AST दिया है 20 mm व्यास की 5 छड़ें लगाई गई हैं। तो 5 छड़ें जब लगाई गई हैं 20 mm व्यास की, तो π/4 गुणे 20 का उसका 4 छड़ें तो गुणे 4, तो वैल्यू कितना देगा 1256। वास्तविक लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। तो जितनी वैल्यू दिया गया है उतना वैल्यू हम क्या किए, लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल हम सॉल्व किए हैं, कुल भार दिया 50 kN/m का, तो यह टोटल लोड दिया ना, कौन सा लोड है आपका, कार्यकारी भार है। तो चूंकि LSM मेथड से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम अभिकल्पित भार चाहिए, तो लिखेंगे कुल अभिकल्पित भार WU बराबर कार्यकारी भार गुणे फैक्टर गुणांक 1.5। तो WU का मान निकल जाएगा, WU है 75 kN/m। ये आपकी बीम दिखाई गई है, नीचे 4 छड़ लगाया गया, 2 ऊपर आपका एंकर बार लगाया गया है। यह एंकर बार क्यों लगाते हैं सिंगली में, क्योंकि छल्ले को बांधने के लिए। अगर आप एंकर बार नहीं लगाएंगे तो आप छल्ला इसमें बांध नहीं पाएंगे। आई बात समझ में। हम निकालेंगे अभिकल्पित कर्तन बल VU बराबर WU गुणे L/2। जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो, UDL लगा हो, तो फार्मूला में यह लगाएंगे। WU का मान इतना है, किलो घटा के न्यूटन में बदल लीजिए, तो 75 गुणे 10⁻3, लंबाई 5 मीटर बटे 2, वैल्यू आ जाएगा 187.5 गुणे 10⁻3। अब निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। सेकेंड स्टेप में नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी निकालेंगे। तो फार्मूला होता है VU/B × D। तो VU का मान इतना है, B का मान इतना है, D का मान इतना है, वैल्यू कितना आ गया 1.5 Nm/mm²। अब देखिए बीम पर इतना लोड लगने पर आपका शियर फोर्स इतना उत्पन्न हो रहा है, शियर स्ट्रेस इतना हो रहा है इस बीम में। अब निकालेंगे स्टील उसमें कितना डाला गया, 20 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं, तो स्टील की परसेंटेज निकालेंगे। P बराबर होगा AST गुणे 100/B × D। ठीक, अब P बराबर AST का मान 1256 गुणे 100 बटे 250 गुणे 500, कितना परसेंट आपका स्टील आया, 1%। अब क्या करेंगे, P का मान और कंक्रीट के ग्रेड M20 लिए हैं, M20 से टाउ सी का मान ज्ञात करेंगे। कहाँ से निकालेंगे, टेबल से, RCC टेबल से। तो टाउ सी का मान है 0.62 Nm/mm² आ रहा है। अब देखिए लोड के कारण शियर जो स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वह कितना हो रहा है, 1.5। हमारा जो स्टील हम प्रयोग किए, जो स्टील लगा रहे हैं, वह शियर स्ट्रेस को कहाँ तक काटा, 0.62। अब इसमें से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, शियर स्ट्रेस बचेगा। उतने के लिए हम क्या करेंगे, छल्ला लगाएंगे, डिजाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा टाउ भी का मान टाउ सी से अधिक आ रहा है, लेकिन टाउ सी मैक्स से दोनों की वैल्यू क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि टेबल में टाउ सी का मान जो मैक्सिमम जो दिया है 2.8 Nm/mm² यह टेबल में दिया है। तो लिखेंगे अतः कर्तन प्रबलन देना हमारे लिए क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। आई बात समझ में। अब ये टाउ सी का मान इतना आ गया, अब इसके लिए VC का मान निकालेंगे। तो VC का मान निकालेंगे, कर्तन बल, इसके लिए कर्तन बल का मान निकालेंगे, तो टाउ सी गुणे B गुणे D।
गुणा कर लेंगे तो कर्तन बल का मान आ जाएगा। वैल्यू निकाल लें। देखिए शेष कर्तन बल VSU कितने के लिए में डिजाइन करना पड़ेगा, तो टोटल VU में से टाउ सी गुणे B गुणे D इतना हम माइनस कर लेंगे, तो टाउ सी का मान 0.62 गुणे 250 गुणे 500 यानी कि वैल्यू कितना है 110 गुणे 10 की पावर 3 यानी कि 187 में से बाकी सब समाप्त हो गया, बचा कितना 110 के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, इतने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। अब बाकी कौन समाप्त किया, जो हम मेन बार स्टील जो डाले थे नीचे 4 छड़, वह शियर फोर्स को क्या किया, कम कर दिया, कम करके कहाँ तक लाया 110 तक लाया। अब इसके लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, तो हम अंतराल निकालेंगे, यस बराबर 0.87 Fy गुणे D गुणे ASB। देखिए कि माना 8 mm व्यास के 2 टांग वाला छल्ला लगाने पर, तो 2 टांग वाला लगा रहे हैं, तो ASB बराबर होगा पाई/4 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे 2 बराबर 100 mm स्क्वायर। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, यस बराबर 0.87, स्टील का ग्रेड 415 माने हैं, गहराई 500 है, ASB का मान 100 है बटे 110 गुणे 10 की पावर 3। इसके लिए वैल्यू कितना आएगा 165 mm सेंटर टू सेंटर। अब एक मान तो यह ले लेंगे जो निकाले हैं, दूसरी जो वैल्यू हमारी होती है इसका मान 0.75 D, इससे निकाले 375 आया, और तीसरी वैल्यू होती है 300 mm। अब इसमें इन तीनों में जो न्यूनतम हो वही प्रयोग करेंगे, उतने ही दूरी पर हम क्या करेंगे छल्ला लगाएंगे। तो कितना कौन सा कम है आपका, यह कम है, तो इतने दूरी का क्या करेंगे स्पेसिंग देंगे, यानी कि हमारा जो बीम है उस बीम में जो हम स्पेसिंग जो देंगे, ये स्टील लगाएं, स्पेसिंग जो दिया जाएगा वही स्पेसिंग हम लगाएंगे। ये मान लेते हैं छल्ला लगा रहे हैं, कितने दूर पर लगाएंगे 165 mm सेंटर टू सेंटर पे लगाएंगे ऐसे। आई बात समझ में, यह हो गया आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्व हो गया। शियर अगर शियर के लिए कहेगा सॉल्व करने के तो यह हम प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि टाउ सी अधिक हो जाता, हमेशा जब टाउ सी अधिक हो तो न्यूनतम कर्तन प्रबलन देंगे, तो यस का मान क्या हो जाएगा न्यूनतम के लिए प्रयोग करेंगे। अभी जो फार्मूला आपको बताए हैं यस की वैल्यू हम उतना हम प्रयोग करेंगे। अब हमारा यस टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब आते हैं आपके बॉन्ड पर, कि जो आपके अभिलाग जो सामर्थ्य होती है उसके लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं, अभिलाग सामर्थ्य। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा अभिलाग सामर्थ्य, जिसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि आपकी स्टील कंक्रीट के साथ क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। ऐसे मान लेते हैं कोई कंक्रीट का ब्लॉक है या स्टील है, अगर स्टील को थोड़ा सा धंसाएं तो इसमें बॉन्ड कम रहेगा, लेकिन अगर यह कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, स्टील की लंबाई थोड़ा बढ़ा दें इसमें कंक्रीट के अंदर, तो इसके बॉन्ड की सामर्थ्य क्या होगी, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो हम स्टील की जितनी लंबाई को कंक्रीट के अंदर दबाते हैं बॉन्ड के लिए, उस लंबाई को कहते हैं विकास लंबाई या LD कहा जाता है, आई बस डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यह मान लेते हैं कंक्रीट है या स्टील है, स्टील के सिरे को हम कंक्रीट में दबा दिए हैं, तो यह क्या करेगा इसके परिध पर बॉन्ड बनाएगा, इसके परिध को कंक्रीट लेके क्या करेगा जकड़ लेगा, तो इस लेंथ को कहते हैं विकास लंबाई। मान लें इस बीम पे आपका लोड आ रहा है, जब लोड आ रहा है तो सरिये में कौन सा बल आएगा, तनाव बल आएगा। तो जब तनाव बल आएगा तो स्टील इधर खींचेगा, तो कंक्रीट क्या करेगा, क्योंकि सरिया से जुड़ा है तो यह क्या करेगा इधर खींचने का प्रयास करेगा। तो इसमें जो स्ट्रेंथ डेवलप होगा वह बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, अभिलाग सामर्थ्य होगा। यह कौन सा बल है, तनाव बल है। यानी कि दोनों की वैल्यू, यानी कि अगर यह T ज़्यादा हो जाए तो स्टील कंक्रीट को छोड़ देगा, तो हमारी बीम क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, टेंसाइल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो कुल तनाव बल का मान कम होना चाहिए किससे, अभिलाग बल से। अब कुल तनाव बल T से डिनोट करते हैं, अभिलाग बल को लिख सकते हैं अभिलाग प्रतिबल गुणे अभिलाग क्षेत्रफल। ठीक, अब तनाव बल को लिखेंगे स्टील के लिए, स्टील में प्रतिबल गुणे स्टील का क्षेत्रफल। अभिलाग प्रतिबल को टाउ BD से डिनोट करते हैं, ठीक। और अभिलाग क्षेत्रफल को कैसे हम निकालेंगे, देखिए यह सरिया कैसे है, गोलाकार है, सरिये का डाया कितना है, फाई है। तो हम सरिये की परिधि यानी कि कंक्रीट जो भाग जो जकड़ी हुई है, कितना भाग जकड़ी हुई है, परिधि को जकड़ी हुई है, तो यह जो लंबाई होती है परिधि होती है। तो परिधि की लंबाई को ले लेंगे और गुणे विकास लंबाई, यानी कि जितना भाग उस पर कंक्रीट आपका जकड़ा हुआ है।
तो परिधि की लंबाई हो जाएगा पाई गुणे फाई गुणे एल डी। अब वैल्यू निकाल लीजिए, फाई से फाई कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो एल डी का मान आ जाएगा 0.87 या 5/5/4 टाउ बी डी। या किसके केस में होता है? जब आपके सरिये पे बल लग रहा है, तनाव बल। लेकिन अगर संपीड़न बल अगर कंक्रीट पे लग रहा है, कंक्रीट संपीड़न के लिए लें, देखिए यहाँ पे लिखे हैं यह विकास लंबाई एल डी बराबर तनाव के लिए है। संपीड़न के केस में हो, यानी कि संपीड़न के केस में अगर हमें विकास लंबाई निकालना पड़े तब एल डी बराबर होगा 0.85 गुणे F5/5/5 टाउ बी डी। 5 कहाँ से आया? जब संपीड़न के केस में हो तो टाउ बी डी का मान 25% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब 25% बढ़ेगा तो आप 4 का 25% बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, तो इसमें ऐड कर दीजिए, तो 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 5 हो जाएगा, क्योंकि संपीड़न के केस में टाउ बी डी का मान 25% क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं स्प्लेसिंग और लैपिंग निकालने के लिए। देखिए लैपिंग और स्प्लेसिंग क्या होता है आपका? आप जानते हैं कि जब हम, जैसे मान लीजिए कोई बीम है इसमें हमने स्टील डाला, लंबाई कम पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? स्टील को जोड़ करके प्रयोग करेंगे, अगला स्टील लगाएंगे इस पर। और जब ये अगला स्टील लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे? तारों से लेकर के बांधा जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे दिखाया गया, या मान लेते हैं कोई बीम है, या स्टील है या स्टील है, इसको लेके बांधे हैं, तो इसे कहते हैं लैपिंग। जितना भाग लैप किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लैपिंग। यानी कि जितना भाग हम लैप कर रहे हैं, ऐसे लैप कर रहे हैं, उस भाग को बोलते हैं लैपिंग। तो यह जो लैपिंग की जाती है, यह इसकी लेंथ, यह जो लैपिंग होता है यह 36 फाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने फाई से ज़्यादा होना चाहिए? 36। यह जो लैपिंग है, और सरिये का अगर व्यास 40 mm से कम है तभी हम लैपिंग करेंगे। अगर 40 mm से ज़्यादा तो लैपिंग नहीं करेंगे, तब क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए यह लैपिंग आपका दिखाया गया है। तो यह विकास लंबाई एल डी का मान निम्न तरीके से ज्ञात करेंगे। इसमें डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा आपका? तनाव के केस में अगर लेंगे तो IS 456 के अनुसार एल डी जो कम होना चाहिए या इक्वल M/V प्लस L0, ठीक, या इसको कह सकते हैं एल डी, इसको कहिए LD1, LD1 बराबर है M/V प्लस L0। तो इस LD का मान, इस LD का मान LD1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। LD1 क्या है? हमारा यह भाग LD1 है। आई बात समझना? जो हम इससे पहले विकास लंबाई निकाले हैं उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए LD1 से, अगर हम उसमें लैपिंग दे रहे हैं सरिये में। तो अब देखिए, जब हम निकालेंगे वैल्यू यहाँ से, तो M का मान बंकन आघूर्ण होगा, L0 स्थिरण लंबाई है, यानी कि मान लेते आप इस पे लैपिंग दे के क्या किया? आप मोड़ दिए कुछ एंगल पर, तो स्थिरण लंबाई होती है। भी क्या है? कर्तन बल है। अभी बताएंगे स्थिरण लंबाई की वैल्यू कितना लिया जाता है। अब देखिए संपीड़न के केस में क्या होता है। संपीड़न के केस में एल डी का मान होता है 1.3 M/V प्लस L0। यह संपीड़न के केस में होता है। यह किसके केस में होता है? तनाव के केस में। जो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं RCC स्ट्रक्चर्स में, एल डी इज लेस देन या इक्वल टू 1.3 M/V प्लस कितना होता है? L0। L0 का मान होता है, इसे बोलते हैं L0। L0 का मान होता है 12 फाई या स्मॉल डी में जो अधिक हो। तो 12 फाई स्मॉल डी में जो अधिक रहेगा वही L0 का हम प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहाँ पे VU रहेगा आपका, क्योंकि आप LSM प्रयोग कर रहे हैं VU, यहाँ MU कर लीजिएगा, MU, क्योंकि आप LSM का प्रयोग कर रहे हैं। LSM में हम अभिकल्पित लिए जाते हैं वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लें अपने सरिये में हम, अगर हम मान लें अपने सरिये में हम 45 डिग्री का मोड़ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 45 डिग्री। जैसे सरिया ऐसे बिछाएं, इसको क्या किए? 45 डिग्री पे ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए। तब जो दिया जाता है वैल्यू 4 फाई, यानी कि जो हम हुक देंगे वो कितना देंगे? 4 फाई। जो लंबाई स्ट्रेन होगा वो 4 फाई। अगर 90 डिग्री पे तो 8 फाई, अगर 180 डिग्री पे तो 16 फाई। जैसे मान लें 90 डिग्री पे दिखाएं हम आपको, टोटल यह वैल्यू 8 फाई होगा। लेकिन जब हम प्रारंभ करते हैं मोड़ देने से, तो देखिए मोड़ हम प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ पे मोड़ क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। तो इसके बाद जो आगे भाग जाना चाहिए वह 4 फाई जाना चाहिए।
अब बाकी यह जो भाग आना चाहिए वह भाग कितना चाहिए 4 पाई, यानी कि पूरा आपका हो गया 8 पाई। आई बात समझे। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे हम निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे कि जब हम सीयर देते हैं, सीयर के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं, टाउ भी टाउ सी के लिए डिज़ाइन करते हैं, और जब बीम में स्टील डाले जाते हैं तो आप भली बात जानते हैं कि स्टील को क्या करते हैं, मोड़ भी दिया जाता है। 45 डिग्री कोण पे क्या करते हैं, मोड़ते हैं। क्यों मोड़ा जाता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, टाउ भी के वैल्यू को काटता है, यानी कि टाउ भी के मान को क्या करता है, सीयर को क्या करता है, ख़त्म करता है। मोड़ा क्यों जाता है, मोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि आप भली बात जानते हैं कि सीयर का मान सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ऊपर संपीड़न जोन में होगा। और जब स्टील को मोड़ करके ऊपर ले जाएंगे संपीड़न जोन में, तो कुछ भाग सीयर को यह समाप्त करेगा कि नहीं करेगा, समाप्त करेगा। आई बस इसलिए हम ज़्यादातर 45 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, ताकि हमें छल्ला कम लगाना पड़े। यानी कि जो शेष जो कर्तन बल बचता है, कर्तन बल जिसे बोलते हैं VSU, अभी आपको जो बताएं VSU, देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका VSU है, अगर आप 45 डिग्री के कोण पर सरिये को मोड़ रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, 50% कम कर लेते हैं, यानी कि बाई 2 कर दिया। मान लें हम 45 डिग्री कोण पे इसको मोड़ दिए, तब VSU पूरा लेके नहीं चलेंगे, कितना लेके चलेंगे, आधा, क्योंकि 50% हम इसके लिए ले लेते हैं मोड़ने के लिए। तो आधा जब करेंगे तो 110/2 था तो कितना होगा, 55 किलो न्यूटन। अब VSU का मान तब कितना लेते हैं, 55 किलो न्यूटन। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 55, तो यहाँ पे स्पेसिंग क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर मोड़ना होगा 45 डिग्री कोण पर, तभी आप लेकर मोड़िएगा और इसको आधा करिएगा, नहीं मोड़ना होगा तो मत करिएगा। आई बात समझ में। यह हो गया हमारा आज का वीडियो सीयर के लिए और डेवलपमेंट लेंथ के लिए, विकास लंबाई के लिए, क्योंकि यह डिजाइन में आपके बहुत ही ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि जब हम यह वैल्यू देते हैं एंकर ऑफ स्ट्रप्स, जब हम छल्ला लगाते हैं और छल्ला लगा के जब मोड़ते हैं तो कितने कितने लंबाई का मोड़ते हैं। देखिए यह मान लेते हैं कोई आपका यह स्ट्रप्स है, तो यहाँ पे हुक लगाते हैं, तो ये हुक कितने लगाया गया, 4 फाई लगाया गया। जब यह 45 डिग्री कोण पे मोड़ा जाएगा तो कितना फाई लगाया जाएगा, पूरा 4 फाई। लेकिन जब यही हुक जो हम हुक लगाते हैं, स्टप जो छल्ला होता है उसको जब हुक लगाते हैं, तो अगर यह हुक 90 डिग्री के कोण पे लगा रहे हैं, जैसे यह गया ऐसे मोड़ दिए और यह आया ऐसे मोड़ दिए, तो कितना भाग यहाँ पे मोड़ेंगे, 8 फाई केवल। कितना मोड़ेंगे, 8 फाई, यानी कि ऐसे गया यहाँ तक गया और ऐसे यह गया ऊपर गया और ऐसे मुड़ गया, यह मुड़ा और यह मुड़ा, तो कितना मुड़ेंगे, 8 फाई। ऐसे यहाँ पर जब 135 डिग्री के कोण पे मोड़ेंगे, हाँ बस 135 डिग्री, क्योंकि कोण आपका 135 डिग्री आपका जो भी आपका बनता हो, ठीक है ना, यह बनेगा 135 डिग्री, यह बनेगा। जब 135 डिग्री कोण पे मोड़ेंगे तो कितना लेंगे, 6 फाई लेंगे। लेकिन जब 180 डिग्री पे मोड़ेंगे, या 180 डिग्री पे मोड़ा गया, यहाँ से ऐसे लेके ऐसे मुड़े हैं, इसको लेके ऐसे मुड़े हैं, तो कितना मोड़ेंगे हम, 4 फाई मोड़ते हैं। तो यह चीज़ आप लोग बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि कितना कितना हुक लेकर के मोड़े जाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो शियर स्ट्रेस के लिए और आपका अभिलाग यानी कि डेवलपमेंट लेंथ के लिए। इसी तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे, यानी कि कोई भी डिज़ाइन अगर पूछेगा तो आप डिज़ाइन के स्टेप में या दोनों स्टेप आपको करना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। और सभी स्टेपों के लिए आपका यही फार्मूले आपके प्रयोग किए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन करने के लिए। अब पूरा स्टेप उसमें बताएंगे, गहराई से लेकर के, स्टील की मात्रा से लेकर के, संख्या से लेकर के, आपके पूरे कर्तन बल और अभिलाग टोटल उसकी हम वैल्यू हम निकाल के बताएंगे। और एक कुछ देर के लिए भैया बता देते हैं, जब भी कोई डिज़ाइन किया जाता है तो देखिए इतने स्टेप में किया जाता है। पहला आप गहराई निकालिए, अभिकल्पित गहराई निकालिए, ठीक। गहराई में क्या करिए, जांच भी कर लीजिए। उसके बाद आप ST निकालिए और छड़ों की संख्या, नंबर ऑफ बार निकालिए। तीसरा जांच करिए, तो जांच में 3 स्टेप आता है। पहला जांच होता है इस्पात में जांच। सेकंड स्टेप आता है आपका कर्तन में जांच, और थर्ड स्टेप आता है अभिलाग में जांच। तो इतना स्टेप हम लेके चलेंगे, तब हमारे एक बीम की एक डिजाइन हमारी कंप्लीट होगी, चाहे वह एकल हो, चाहे दोहरा पर ब्रिक कंक्रीट धरन हो, और चाहे वह स्लैब हो, कोई भी आपकी RCC सेक्शन है, तो इतने स्टेप में हमारा
आपका डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो इसको हम आपको डिटेल में हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।